Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त अब आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज हरियाणा की पुलिस हार गई। राम रहीम की बेहद खास और जिस मुंह बोली बेटी हनीप्रीत की तलाश दो मुल्कों की पुलिस को थी, जिस हनीप्रीत की तलाश में 7 राज्यों की पुलिस ने दिन रात एक कर दिया था, उस पर शिकंजा कसने में हरियाणा पुलिस को 38 दिन लग गए। वो भी तब जब हनीप्रीत खुद सामने आ गई। मीडिया को उसने इंटरव्यू दिए। दुनिया भर में थू-थू हो जाने के बाद हरियाणा पुलिस की एसआईटी ने उसके बाद दावा कर दिया कि उसने पंजाब के जीरकपुर पटियाला रोड से हनीप्रीत को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी इस गिरफ्तारी के दावे पर भी विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि पंजाब पुलिस के लोग कुछ और ही दावा कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि गिरफ्तारी पंजाब में हुई और उसके बाद पंजाब की पुलिस ने हनीप्रीत को हरियाणा पुलिस के हवाले किया। राम रहीम की सजा के ऐलान के बाद दंगे भड़काने और देशद्रोह की आरोपी हनीप्रीत को कल पंचकुला कोर्ट में पेश किया जाएगा। हरियाणा पुलिस भले हनीप्रीत तक पहुंच गई, लेकिन अब भी आदित्य इंसान और पवन इंसान जैसे लोग फरार हैं। हरियाणा पुलिस के गाल पर तमाचे की तरह कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जो आज हम पूछेंगे कि क्या हरियाणा पुलिस में डेरा का भेदिए की हनीप्रीत की मदद कर रहे थे? क्या हनीप्रीत को हमदर्दी बटोरकर अपनी छवि साफ करने का जानबूझकर मौका दिया जा रहा है? हम ये भी पूछेंगे कि क्या बीजेपी की हरियाणा सरकार की फजीहत कराने के लिए कांग्रेस के शासन वाली पंजाब की पुलिस ने हनीप्रीत को पकड़ने में नरमी दिखाई? हनीप्रीत से हारी हरियाणा पुलिस, इसी मुद्दे पर और उसके बाद बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, बड़े सवालों के साथ क्या हनीप्रीत से हरियाणा पुलिस हार गई? लेकिन उसके पहले दिन भर का ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम और सबसे खास बात, गिरफ्तारी के पहले का ये आखिरी हनीप्रीत का इंटरव्यू जो इस वक्त अब आप सुनने वाले हैं। हनीप्रीत जी, सबसे पहले ये बताइए कि पूरा मामला जो हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो जो आपने हनीप्रीत को देखा है ना, वो हनीप्रीत ऐसी नहीं है। हनीप्रीत को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि मुझे मुझे खुद से भी डर लगने लगा है। मैं डर के साथ आगे बढ़ी हूँ। आज की जो टाइम की जो मेरी मेंटल स्थिति है ना, मैं बयान नहीं कर सकती। मेरे को देशद्रोही का जो आरोप लगाया गया है, आप देखेंगे कि पूरी सिचुएशन को ध्यान से देखेंगे। मैं पहले अपने पापा के साथ एक बेटी जो कोर्ट में जा रही है। अब इतनी सिक्योरिटी होती है तो कोर्ट में कैसे कोई एंटर करेगा? परमिशन मिली होगी तभी तो एंटर करेगा ना कोई। कोर्ट की जो परमिशन थी, जो मिली थी कोर्ट की परमिशन, तभी तो मैं अपने पापा के साथ गई थी। कोर्ट ने परमिशन दी मुझे, मैं अपने पापा के साथ उनकी परमिशन से बैठी हुई थी। अच्छा, यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो साजिश थी, सजा सुनाने के बाद जो दंगे भड़के, तो उसमें आपका नाम लिया जा रहा है कि आप लोगों ने भड़काए। क्या ऐसा था? यही बात मैं आपको पूछना चाहती हूँ। मैं यही बात तो आपसे पूछना चाहती हूँ। सब अपने दिमाग से सोच के देखिए जरा कि एक लड़की जो इतनी फोर्स और जो बिना परमिशन के साथ चली जाएगी क्या? परमिशन मिली मुझे तभी तो मैं साथ बैठ के गई ना। उन्हीं की सरकारी गाड़ी में बैठी। उन्होंने मुझे पापा के लिए जो भी सिक्योरिटी रीजंस के कारण जो भी चॉपर रखा था, हमें तो पता भी नहीं था। उन्होंने कहा कि वहाँ बैठिए, मैं साथ चली गई। वहाँ जाकर मुझे उन्होंने कह दिया कि आप तो जी गलत आई हैं। मैं तो गलत नहीं गई थी ना, मुझे तो आपने भेजा था, आपने परमिशन दी तभी तो मैं वहाँ गई ना। ये जो सारे इंतजाम, जो सारे आपने अब आप सारे ये वीडियोस देखिए जो आपके पास भी हैं, टीवी की क्लिप देखिए। आपने तो सब देखा होगा ना, मुझे देखा होगा। तो सारा जो ट्रैवल होते देखा, मैं कहाँ प्रेजेंट थी? दंगे फसाद जब हमें पता चला तो हमने सोचा नहीं, हम वहाँ नहीं थे। वहाँ जो श्रद्धालु आए थे, जो शरारती तत्वों ने काम कर दिया, उनको तो चेक कर करके भेजा गया। सब तो पुलिस ने चेकिंग की थी। उनको अगर भेजा है, वहाँ अंदर भेजा है,
तो भाई चेकिंग तो की होगी ना। लेकिन इस पूरे मामले में ऐसा कर दिया गया है मानो हनीप्रीत एक बड़ी विलेन है, बहुत बड़ी खलनायक है, बड़ी साजिश रची। तो आप क्या कहना चाहती हैं? आप बेगुनाह हैं? आपने पूरी सिचुएशन देखी होगी ना। मैं कहाँ गुनहगार हूँ? मैं एक बेटी का फर्ज अदा कर रही थी और वही किया मैंने। अपने बाप के साथ गई, हर बेटी करती है ये, तो हर परिवार जाता है अपने बाप के साथ, अंदर जाता है। मैं भी वहां गई अंदर। तो मेरे को कहाँ आपने बोलते देखा है? मेरे को कहाँ आपने दंगे या फिर कहाँ देखा आपने बोलते? मेरे को कहीं आपने मेरे को सुना बोलते? मैंने कुछ बोला है? कुछ आपको मिला होगा? मैं तो चुपचाप रही वहां पे। मेरे को तो मुझे तो वहां मैं सूझ ही नहीं रहा था। किसको सूझेगा? बाप को गिल्ट करार दे दिया गया। हमें तो वहां खुशी खुशी हम वहां गए थे और सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे, यही सोचा था। पर क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। वहां पर जाते ही ये सब पता चला कि फैसला तो हमारे उल्टा आ गया। तो हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैं तो डिप्रेशन में आ गई। अच्छा, एक और चीज बताइए हनीप्रीत, इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा सवालिया निशान लग रहा है वो आपके और आपके गुरुजी हैं राम रहीम। उनके रिश्तों को लेकर क्यों बार बार कहा जा रहा है कि इनके गलत संबंध हैं, इस तरह के संबंध हैं, उस तरह के संबंध हैं? मुझे समझ नहीं आता कि मतलब एक बाप बेटी का रिश्ता, इसको उछालने की, इतने पवित्र रिश्ते को क्यों उछाला जा रहा है? आप मुझे बताइए। इतना पवित्र रिश्ता होता है तो उसको उछाला क्यों जा रहा है? क्यों बुरी तरह उछाला जा रहा है? मेरा मन डर के कारण यही था कि एक इन्होंने हनीप्रीत को प्रेजेंट किया, एक बाप बेटी के रिश्ते को इतना तार तार कर दिया। मैं पूछना चाहूंगी कि एक बाप को कि क्या वो अपनी बेटी के सर पर हाथ नहीं रखता? मैं पूछना चाहूंगी कि अपनी बेटी से क्या एक बाप अपनी बेटी से इतना लाड नहीं कर सकता? इन्होंने ऐसी क्या चीज देख ली, क्या ऐसा सबूत मिल गया इनको जो इन्होंने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया? लेकिन ये इल्जाम दरअसल आपके डेरे के कुछ खास लोग, खासकर विश्वास गुप्ता ने भी ये बात आकर बोली है। मैं कहती हूँ कि जो डेरे के खास लोग हैं वो कौन है खास? क्या कोई उनको जानता है? कौन है वो? बताइए वो कौन है? वो कोई भी नहीं है। विश्वास गुप्ता की बात करते हैं, मैं उस टॉपिक पर मैं बात ही नहीं करना चाहती। ठीक है हनीप्रीत, अब एक चीज बताइए, आप कह रही हैं कि आप बेगुनाह हैं और ये चीज सबको पता है कि जब ये दंगे भड़के आप अदालत में मौजूद थी। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप पुलिस के सामने क्यों नहीं पेश होती? पुलिस कह रही है आइए आप सरेंडर कीजिए। आप मेरी कंडीशन समझिए। जो आपने बाप के साथ देशभक्ति की मूवी बनाती थी, जिस बाप ने कूट कूट के भर दिया कि भाई जिएंगे मरेंगे देश के लिए, मर मिटेंगे देश के लिए, एक तो बाप अंदर चला जाए तो सोच के देखिए कि मेंटल कंडीशन क्या होगी। उसके बाद लड़की पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया। मैं तो डिप्रेशन में चली गई। हमें तो पता भी नहीं था कि कानून की प्रक्रिया क्या होती है। पीछे नहीं हटी हूँ, लेकिन मेंटल स्थिति संभलने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। मैं चुप नहीं थी, लेकिन जब बेगुनाह को, जिसने एक कीड़ी भी ना मारी हो, उसके ऊपर देशद्रोह का इल्जाम लगे तो संभलने में टाइम तो लगता है ना। अच्छा, आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप ही गुरुजी को फिल्मों में लेके आई और आपने ही मुंबई में स्टूडियो खुलवाया और आपकी इच्छा थी कि आप फिल्मों में जाना चाहती थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने इंटरव्यू लिए हैं ना, उन लोगों को पता है कि मैं तो इस लाइन में आना ही नहीं चाहती थी। मैं तो हमेशा यही कहती थी कि बैक कैमरा मुझे पसंद है। बाद में मुझे शौक हुआ कि मैं फिल्में डायरेक्ट करूं, पर मैं नहीं, सामने नहीं आना चाहती थी। मुझे कोई शौक नहीं था मैं अभिनेत्री की तरह काम करूं, ऐसा नहीं चाहती थी मैं। कहते हैं ना कि पंख की डार बन जाती है, तो यहाँ तो पंख भी नहीं थे। तो किसने क्या किया, क्या बनाया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। अच्छा, डेरे को लेकर कई सवाल हैं कि वहाँ नरकंकाल हैं, वहाँ लोगों को मारकर दबा दिया जाता था। गुरुजी और लड़कियों को लेकर कई सवाल खड़े हुए, इन पे क्या कहना है? आप एक बात बताइए, नरकंकाल मिले? बातें तो बहुत उछली, पर ये बताइए क्या नरकंकाल मिले? पापा जी की भलाई वाले काम तो किसी ने नहीं देखे। जो शोषण किया 2 लड़कियों की बात हो रही है, क्या वो मिली? सामने आई क्या वो? मेरे पापा बेगुनाह हैं और मैं बता दूं कि आने वाले टाइम में सच सबके सामने आएगा। मेरे पापा बेगुनाह साबित होंगे और जो 2 लड़कियां सामने आई ही नहीं, जो हजारों लड़कियां हैं उनकी सुनवाई हुई ही नहीं। एक चिट्ठी मिली, चिट्ठी की बुनियाद पर कभी ऐसा होता है क्या? तो मीडिया के सामने आई हनीप्रीत, इंटरव्यूज दिए, दिन भर उसकी खबर चली और दोपहर के बाद हरियाणा पुलिस ने दावा कर दिया कि हमने उसको अरेस्ट कर लिया है।
हमदर्दी बटोरने का दिन भर ड्रामा चला। हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। अगर हमारा सवाल है कि क्या कानून से भागने वाली हनीप्रीत हमदर्दी का ड्रामा कर रही है? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #शिकंजे में हनीप्रीत के जरिए भी आपके सवालों का, सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। जो खास मेहमान मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं, बारी बारी से मैं उनका परिचय करा दूं। सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में दो खास मेहमान पंडित अजय गौतम जी हैं, जो कि हिंदू धर्माचार्य हैं और रह रहकर हनीप्रीत का बचाव करते रहे, आज भी शायद उनका बचाव के लिए हमारे साथ हैं। रणवीर शर्मा जी हैं, जो कि फॉर्मर IPS अधिकारी हैं हरियाणा के। आपका स्वागत है। मेरे साथ जो लोग बाहर से जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराऊं। जवाहर यादव, भारतीय जनता पार्टी के नेता, गुड़गांव से इस वक्त हमारे साथ हैं। शोभा ओझा, कांग्रेस पार्टी की नेता, वो इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ पंकज भारद्वाज है, जो कि हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता के शुरू में वकील रह चुके हैं। आप इस वक्त चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ में इस डिबेट में कुछ ही देर में भूपेंद्र सिंह भी जुड़ने वाले हैं, जो कि डेरा सच्चा सौदा में सेवक रह चुके हैं। और जसमीत, जो कि राम रहीम का बेटा है, उसकी पत्नी के वो कजिन भाई भी हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं इस डिबेट में। जवाहर यादव साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी सरकार को, आपकी हरियाणा पुलिस को, कि 38 दिन के बाद एक बड़ी कामयाबी आपको मिली। हनीप्रीत को आपने गिरफ्तार कर ही लिया। सुमित जी, 38 दिन के बाद नहीं, 38 दिन के अंदर हमने 1850 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हमारा मिशन अभी भी जारी है। आदित्य इंसा और पवन इंसा के साथ साथ कुछ नाम वो भी जिनके चेहरे पहचाने गए हैं पर नाम वर आइडेंटिफाई नहीं है, उनको भी पकड़ना है। तो ये मुहिम अभी भी जारी रहेगी। जवाहर साहब, कहां से गिरफ्तार किया हनीप्रीत को? कहां रही 38 दिन तक? आप सरकार के पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर बैठे हैं, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बहुत से सवाल अनुत्तरित रह गए। देखिए, कहां कहां वो रही, ये तो अभी वो अरेस्ट हुई हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। कल कोर्ट से उनका रिमांड मांगा जाएगा। उसके बीच ये तथ्य ध्यान में आएंगे कि ये 38 दिन कहां का रही, किन किन लोगों ने इनकी मदद की, कौन से पूर्व मंत्री थे जिन्होंने अपनी सुरक्षा दे रखी थी। इन सब प्रश्नों का उत्तर जो आपके मन में भी है। कहां से हुई, क्या कर रही थी, कैसे पुलिस को टिप ऑफ मिला, ये जानना चाहते हैं हम। आज की देख, ऐसा है, इसके लिए हमारे जो पंचकुला के कमिश्नर हैं मिस्टर चावला, उन्होंने भी बताया जीरकपुर से वाले रोड पर इनको पकड़ा गया, पंजाब के अंदर इनको पकड़ा गया, और किस में क्या क्या क्लू मिले उसके लिए उन्होंने कहा कि अभी हम ये पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय, हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारे क्या चीजें रही होंगी, किसने सहयोग किया होगा, नहीं किया होगा, आज हम वो पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकते। एक और इनके साथ साध्वी पकड़ी गई है, वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसका क्या रोल है? अभी तो हम हनीप्रीत प्रमुखता से उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनका अभी जिस समय पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा, कोई ना कोई हमारा पुलिस अधिकारी, नहीं मैं नहीं जानता, अभी हमारे किसी पुलिस अधिकारी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि हाँ, जब वो विषय आएगा मुझे लगता है उसको हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे। अभी मेरी जानकारी में नहीं है वो। जवाहर साहब, बहुत ईमानदारी से आप बात कर रहे हैं। मैं आपके पुराने इंटरव्यूज भी देख रहा था, हमारे अपने चैनल पे आप कई बार आ चुके हैं। आपने पिछली बार ये दावा किया था कि 1066 लोगों को हम पकड़ चुके हैं पिछले सोमवार को। आज मैं अगर हनीप्रीत और ये दो मान लूँ तो 1068 हो गए आज की तारीख में। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे जवाहर भाई, क्या 1068 लोगों में से 1066 जो पहले पकड़े गए थे वो भी इतने ही गंभीर आरोपी हैं? देशद्रोह का मुकदमा, दंगा भड़काने का मुकदमा, वो भी इतने ही खतरनाक है? इसमें हाँ,
जी जी, देखिए, एक तो ये संख्या, इसको थोड़ा सा दुरुस्त करना संख्या, ये संख्या 1850 के आसपास है। इसमें अच्छा। कुछ नाम हैं जो हनीप्रीत जैसे प्रोफाइल के लोग हैं जिनको हमने पकड़ा है। इसमें चमकौर सिंह है, इसमें दान सिंह है, इसमें दिलावर सिंह है, सुरेंद्र दिमांग है, राकेश है जो कि डेरा प्रमुख के लगातार पिए रहे हैं, और इसमें गोभी है, और उसके बाद आज हन्नी है। ये 8 लोग, 7 लोग एक ही प्रोफाइल के लोग हैं, और इसमें 2 लोग और बचे हुए हैं, आदित्य और पवन। लगभग इन 9 लोगों को हम मानते हैं जो एक ही प्रोफाइल के लोग हैं। जी, ये सब लोग बहुत ही गंभीर अपराधी हैं। इन्होंने हरियाणा की कानून व्यवस्था को हिला के रखा हुआ था। ये देखिए, निश्चित रूप से इन पे ऐसे आरोप है जो हनीप्रीत पे, जिसमें राष्ट्रद्रोह का भी केस है, दंगा भड़काने का भी केस है, और ये 7 के 7 वो लोग हैं जिन्होंने, मैं आज फिर कहता हूं, मजबूरी है मेरी कि इनमें से एक व्यक्ति की इन्वेस्टिगेशन से ही हमें हनीप्रीत का क्लू मिला था। उन्होंने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए थे, तब हनीप्रीत 30 तारीख को हमारे उसमें नाम पहली बार इस रूप में आया था। तो सातों के साथ लगभग एक जैसे आरोपों में है। तमाम दावों को खारिज कर रही है। हनीप्रीत ने अपने इस आखिरी इंटरव्यू में बार बार कहा और चीख चीख कर कहा कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं दंगों में इन्वॉल्व नहीं थी, मैं तो कोर्ट के अंदर थी। और सबसे बड़ी बात जिसका जवाब आपको जवाहर यादव देना चाहिए कि मैं सरकार की इजाजत से हेलीकॉप्टर में बैठकर, सरकारी गाड़ी में बैठकर रोहतक पहुंची थी, वहां जाकर मुझे कहा गया कि आप तो गलती से आ गई। तो किसने परमिशन दी? हाँ। कौन उसकी परमिशन दिलाने की वकालत कर रहा था सरकार की तरफ उसका उत्तर, हाँ, यस, इसका, हाँ, मैं धन्यवाद सुमित जी, आज इस प्रश्न का आप उत्तर गंभीरता से हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, एक दिन शोर के बीच ये मेरा उत्तर दब गया था। इनको सीबीआई की कोर्ट के समक्ष डेरा प्रमुख के वकील ने ये कहा कि इनको, हनीप्रीत को बाबा की स्वास्थ्य के लिए साथ रखना आवश्यक है। तब सीबीआई की कोर्ट ने ये कहा था कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो जिसकी एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में आता है वो निर्णय करे। उस सजा मिलने के बाद वो जेल के अधिकार क्षेत्र में हो गए थे दोषी होने के बाद, तो इसको लिए हम उनको जेल तक लेके गए। वहां जेल की एजेंसी ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं होती, इसलिए आप इसमें नहीं रह सकते। तो ये सीबीआई के कोर्ट के निर्णय के बाद वो पहुंचे थे। पिछली बार भी मैं यही कहना चाह रहा था, रणवीर जी, और हनीप्रीत ने भी आज वही कहा है। रणवीर शर्मा, इस तर्क पर भरोसा होता है कि सरकार की गफलत में एक व्यक्ति अपराधी साबित हो चुका है, उसके साथ चॉपर में बैठकर जेल के अंदर तक पहुंच जाए? सुमित भाई, हमारा जेल मैनुअल और हमारी सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर है। जिस अपराधी को बाई नेम सजा हो गई, गुरमीत राम रहीम को, केवल वही पुलिस की वैन में जाएगा और उसे जेल में छोड़ के आएगा। उनको इतना वीआईपी ट्रीटमेंट देना कि बाई हेलीकॉप्टर और उसके साथ हनीप्रीत को भेजना, वो निश्चित रूप से कानूनी तौर से गलत था। और ये बाई नेम जिम्मेवारी सरकार की और प्रशासन की थी कि उन्हें इजाजत ही नहीं दी। बल्कि एक आईजी ने वहां कहा भी, आईजी वहां थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता चैनल में, उन्होंने कहा कि भाई आप सिर्फ गुरमीत को लेके जाइए, इनको जाने की जरूरत नहीं है, और इनको पुलिस की वैन में लेके जाइए। लेकिन पता नहीं आगे क्या सिस्टम इनका बना कि क्यों और किस लिए उनको हेलीकॉप्टर में भेजा गया। जवाहर यादव, एक सवाल को और जवाब दीजिए, डिबेट को मैं ओपन करता हूं। जवाहर यादव, ये जानना चाहते हैं, मैंने आपका एक इंटरव्यू पे, चैनल पे इंटरव्यू देखा है दिन में, आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस हनीप्रीत को गिरफ्तार नहीं करने दे रही थी। पंजाब पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखकर उसके इंटरव्यूज कराए तमाम चैनल्स में। आपने संघीय ढांचे की बात करते हुए कहीं ना कहीं ये स्वीकारा उस चैनल पर कि ये हमारे कामकाज में पंजाब की सरकार व्यवधान पैदा कर रही थी, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वो बीजेपी को नीचा दिखाना चाहती है। जवाब दीजिए जवाहर यादव, किस सबूत के बिना पर आप ये कह रहे थे? नहीं, एक तो मेरा निवेदन है, आप जो डाल रहे हैं ये मेरे शब्द नहीं है, मेरे शब्द मैं फिर दोहरा देता हूं। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह गोरा जी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक एक्स मंत्री, अभी ये बैठे हैं तो इसलिए छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है, कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री और इस बार विधानसभा का चुनाव लड़े हुए व्यक्ति अपनी Z+ सुरक्षा के साथ ये कर रहे थे। और पंजाब पुलिस के पास काफी दिनों से हनीप्रीत थी। ये गोरा जी ने कहा, मैंने ये कहा अगर पंजाब ने ऐसा किया है, अगर गोरा जी के आरोप ठीक है, तो ये संघीय ढांचे पर आघात है।
ये मैंने कहा। मेरे माननीय आज गौरा जी की बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं आपको। मैं अपने जवाहर मित्र भाई से, एक बहुत बुद्धिमान भाई हमारे, बहुत जल्दी। ही अच्छे, एक सवाल है। नहीं, आपके 3 मंत्री, आदरणीय जवाहर जी मेरे अजीज भी हैं आप, आपके 3 एमएलए गुरमीत राम रहीम को डेरा से लेके कोर्ट में पेश करने आ रहे हैं। देखो, मतलब आप इतना बड़ा उनको सहयोग दे रहे हैं कि 3 एमएलए उनको लेके आ रहे हैं जी। और 200 गाड़ियां आ रही हैं। इसका मैं उत्तर भाई आप जी। देखिए एक बार, जवाब देखिए दीजिए, वो कौन उत्तर देता एमएलए, हूं। जवाब उनका दीजिए। पता उत्तर कराइए देता कि हूं, कौन उत्तर एमएलए जो इस उत्तर देता हूं, अपराधी को उत्तर सहयोग देता दे रहे थे। सर उत्तर ले लीजिए। और रणबीर जी उत्तर ले लीजिए। रणबीर जी उत्तर ले लीजिए। उत्तर ले लीजिए। देखिए, रणबीर जी पूर्व आईजी और वर्तमान के हमारे विपक्ष की पार्टी के एक नेता है। मैं इनको ऑन एयर कहता हूं, जो इन्होंने आरोप लगाए कि 3 हमारे एमएलए उनको लेकर आए, तो मैं इनसे चाहता हूं, मैं इनसे आयु में छोटा हूं, इनका अनुभव बड़ा होगा, या तो ये राजनीति छोड़ देंगे या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इनके आरोप में ये सच्चाई होगी कि हमारे 3 एमएलए उनको वहां से वहां तक लेके आए। आप, यस, बहुत सही ठीक बात है। आप मैं- बड़े मैं- 3 एमएलए उनको लेके आ रहे हैं जी। और 200 गाड़ियां आ रही हैं। इसका मैं उत्तर भाई आप जी। ये देखिए एक बार, जवाब देखिए वो दीजिए, कौन उत्तर देता एमएलए, हूं। जवाब उनका दीजिए, पता उत्तर कराइए देता कि हूं, कौन उत्तर एमएलए जो इस उत्तर देता हूं, अपराधी को उत्तर सहयोग देता दे रहे थे। सर उत्तर ले लीजिए। देखिए, रणबीर जी पूर्व आईजी और वर्तमान के हमारे विपक्ष की पार्टी के एक नेता है। मैं इनको ऑन एयर कहता हूं, जो इन्होंने आरोप लगाए कि 3 हमारे एमएलए उनको लेकर आए, तो मैं इनसे चाहता हूं, मैं इनसे आयु में छोटा हूं, इनका अनुभव बड़ा होगा, या तो ये राजनीति छोड़ देंगे या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इनके आरोप में ये सच्चाई होगी कि हमारे 3 एमएलए उनको वहां से वहां तक लेके आए। मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। डिबेट की शुरुआत करता हूँ। शुभ हो, जब मैं सीधे आपसे पूछना चाहता हूँ, बार बार ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जवाहर यादव की तरफ से, कि हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या ये 38 दिन के अंदर जो गिरफ्तारी हुई है हनीप्रीत की, इन 38 दिनों में हनीप्रीत ने उन तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश नहीं की होगी जिससे वो फंस सकती है? देखिए, जवाहर भाई को मैं जवाब देना चाहूँगी कि हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस ने कितना अच्छा काम किया, ये तो कोर्ट ने बता दिया था। कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणियां की थी, मैं समझती हूँ आज़ाद हिंदुस्तान में पहले ऐसी कोई टिप्पणी किसी कोर्ट ने किसी सरकार के नहीं की होगी। जब कोर्ट ने कहा था कि हरियाणा सरकार घुटने टेक रही है वोट बैंक के चलते, जब कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है, उनको कुछ करना चाहिए, ये तो टिप्पणियां अपने आप में बताती हैं कि हरियाणा सरकार ने इस पूरे मसले में हरियाणा सरकार का क्या रोल रहा है। जी। जहां तक हरियाणा पुलिस का सवाल है, हनीप्रीत 38 दिनों तक कहां रही, क्या रही, और हरियाणा पुलिस को इसकी खबर तक नहीं हुई। और आज स्वयं उनने बुला के कुछ चैनलों को इंटरव्यू दिया, उसके बाद जो पूरा ड्रामा हुआ, ये अपने आप में दिखाता है कि एवरीथिंग वाज वेल प्लान्ड। इसमें कहीं पूरी प्लानिंग के तहत ये किया गया है और भाई ये बात तो जवाहर यादव आप मानेंगे, जवाहर यादव ये बात आप मानेंगे, शोभा ओझा की बात बिल्कुल ठीक है कि हरियाणा पुलिस नहीं ढूंढ पाई हनीप्रीत को, मीडिया ने ढूंढ लिया, मीडिया के इंटरव्यूज हो गए, मीडिया में हमदर्दी के इंटरव्यूज हो रहे हैं, अपने आप को इनोसेंट दिखाया जा रहा है, और हरियाणा पुलिस उसके 6 घंटे के बाद पहुंचती है। शोभा ताई जी ने जो कहा कि हरियाणा पुलिस कुछ नहीं कर पाई और मीडिया वहां तक पहुंच गया, तो शोभा ताई जी, मीडिया वहां तक नहीं पहुंचा, हनीप्रीत मोडिया तक पहुंची। और मेरा कहना है, एक निवेदन के साथ, आग्रह के साथ आपको कहना चाहूंगा, आपने मुझे भाई कह के संबोधित किया है, इसके नाते आपको कहना चाहूंगा, अभी जब 38 दिन का हम खुलासा करेंगे ना, तो मेरा निवेदन है कि एक बहन होने के नाते उस दिन आप चैनल पे नहीं आइएगा, पता नहीं आपके कौन कौन से नेता मदद के सामने एक्सपोज होंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं भाई? ये आप धमकी कैसे दे रहे हैं जवाहर यादव? क्या आपने अभी आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछे? एक मिनट शोभा जी, जवाहर यादव ने आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछे, आपने कहा इन्वेस्टिगेशन का मामला है, मैं नहीं बता सकता हूँ, और अब आप शोभा ओझा को धमकी दे रहे हैं, आप शोभा ओझा को धमकी दे रहे हैं, आप शोभा ओझा को धमकी दे रहे हैं जवाहर यादव। मैंने तो अपनी देखिए, ये आप लोगों को चीजें पहले कैसे पता लग जाती है? मैंने तो अपनी बड़ी बहन से
मैंने तो अपनी बड़ी बहन से आग्रह किया मैं है। तो ये समझ मैंने रहा तो हूं। अपनी बड़ी बहन से आग्रह किया मैं है। तो ये समझ रहा हूं मैंने कि तो अपनी बड़ी बहन से आग्रह किया आपको है। लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखिए, मिल गई है। जवाब जी, भारतीय आप जनता issue को पार्टी लाइन ऑफ divert ना इन्वेस्टिगेशन करिए। देने वाली है जो कि issue को कांग्रेस आप के divert नेताओं ना को करिए। फंसाओ। नहीं, कांग्रेस के नेताओं को फंसाओ, ये आप कह रहे हैं। मैंने तो देखिए सुमित ये जवाहर यादव ने नहीं, कहा नहीं, भाई नहीं, लाइव डिबेट में कहा, चलिए जनता ने देखा, देश इस ने डिबेट देखा। में भूपेंद्र गोरा जी को भी ले लीजिए। इस डिबेट में शोभा जी को इस डिबेट में भूपेंद्र गोरा को भी ले लीजिए। जवाहर साहब, मैंने तो एक भाई के नाते उनको सलाह दी। जवाहर साहब, कोर्ट ने एक टिप्पणी और करी थी जब 1984 के मामले को रीओपन किया था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड। शोभा जी सुनिए ना, शोभा जी सुन तो लीजिए, शोभा जी सुन लीजिए। छुपाने की कोशिश कोर्ट की टिप्पणी की बात कर रहा हूं मैं, कोर्ट की टिप्पणी की बात कर रहा हूं कि कोर्ट ने एक टिप्पणी और करी थी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड हुआ था 1984 में, जिसके लिए आज तक अरे भाई 2017 की बात कर लो अजय गौतम। नहीं, मैं बता रहा हूं, अजय एक भी आदमी गौतम, अरेस्ट नहीं शोभा हुआ। ओझा ने 25 एक भी अगस्त आदमी 2017 की बात अरेस्ट की, नहीं आप हुआ। 1984 की बात क्यों कर रहे हैं? मुझे 2013 बताइए, मुझे अजय गौतम, 2013 में कांग्रेस की स्टेट के अंदर 247 अजय गौतम, आप कानून के जानकार के तौर पर यहाँ नहीं है, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। 38 दिन तक जो औरत फरार रही, सर, मुझे 38 बताइए। दिन तक जिस पर राजद्रोह का मुकदमा है, जिस पे दंगे भड़काने का मुकदमा है, उस 38 दिनों में उसने कितना पैसा ट्रांजेक्ट कर लिया होगा, किन किन बैंक खातों में काम किया होगा, किन किन लोगों की बना ली होगी, मैं जवाब दे रहा हूं। आपको चिंता नहीं होती देश के नागरिक होने के नाते? सुनता लीजिए सर, मुझे बता दीजिए, आपने जब किसी के ऊपर सेडिशन का चार्ज लगता है तो आईपीसी की धारा 121 लगाई जाती है। मुझे बता दीजिए, आपने कौन सा, आपके पास ऐसा प्राइमा फेसाई एविडेंस है कि हनीप्रीत ने किसी बम फोड़ा है, हनीप्रीत ने किसी पे फायर किया? मतलब आप ये कह रहे हैं जवाहर यादव की सरकार ने, जवाहर यादव की पुलिस ने गलत मुकदमा किया? जवाब दीजिए, जवाहर यादव, अजय गौतम को जवाब दीजिए। कौन सी वर्सेस की विंडो लगाई जाए, देखिए हो क्या रहा है, वर्सेस की विंडो लगाई जाए। अजय गौतम वर्सेस जवाहर यादव, जवाहर यादव जवाब दीजिए, जवाहर यादव जवाब दीजिए। अजय गौतम, आप पे बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, बगैर सबूत के आपने हनीप्रीत को फंसा दिया। सुमित जी, जवाहर यादव साहब 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड लूंगा, उसके बाद शांत हो जाऊंगा। गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं सर, गरीबों के बच्चे डेरे और आश्रमों में पढ़ते हैं, गरीबों के घर की औरतें डेरे और आश्रमों में रहती है। आज ये जो प्रैक्टिस है, आपने उन हजारों महिलाएं जो वहां पर पढ़ती हैं, जो उन आश्रमों में या डेरों में रहती है, आपने उनका ऐसा कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया है कि जिसके हिसाब से आप सोचेंगे कि हर औरत का कैरेक्टर जो है वो सस्पिशियस बना दिया है। वो आप अमीरों के बच्चे, अमीरों के बच्चे आपके शब्द है अजय गौतम। अमीरों के बच्चे विश्वास गुप्ता नाम का एक शख्स, सर, विश्वास गुप्ता नाम का एक शख्स सामने आता है जो हनीप्रीत का पूर्व पति है, वो ये इल्जाम लगाता है कि उस डेरे में हनीप्रीत के साथ क्या क्या राम रहीम ने। और सुनिए अजय गौतम, ध्यान से सुनिए इस बात को, और सिर्फ विश्वास गुप्ता नहीं, वैसे कम से कम 4 से 5 साथियां आती हैं सामने जो राम रहीम की पोल खोलती है। और सुनिए मेरी बात, और सुनिए मेरी बात, ये कौन सा डेरा है, ये कौन सी महात्माई है, ये कौन सा साधु संत है जो फिल्मों में काम करता है, जो नाचता है, जो गाना गाता है, जो रॉक बैंड बजाता है, जिसको ग्लैमर का शौक है, जो फिल्मी एक्ट्रेस के साथ दिखना चाहता है। नहीं, ये साधु नहीं चाहिए, ये ड्रामा है, ये ड्रामा है। आप जैसे लोग उनको बचाकर, नहीं नहीं अजय गौतम, एक सवाल मैं पूछना, गौतम भाई, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। एक सवाल मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद बोल लीजिएगा। जवाब दे दीजिए, मुझे कह रहा हूं 10 सेकंड दीजिए ना, उसका जवाब मिला के दीजिएगा। मैं ये कहता हूं कितने मैटर ऐसे होते हैं, कोर्ट जहां पर डाइंग डिक्लेरेशन को भी कहती है कि हम डाइंग डिक्लेरेशन को पे भी रिलाई नहीं करेंगे क्योंकि मरते हुए आदमी के वक्त में द्वेष की भावना थी। हनीप्रीत ने सारी बातें की, आज विश्वास गुप्ता बात क्यों नहीं की? हनीप्रीत विश्वास गुप्ता बात करने से क्यों डर रही है? क्यों डर रही है? क्यों डर रही है? क्यों डिबेट में नहीं आती सामने? आए सामने, हनीप्रीत ने रटे रटाए जवाब दिए, हर इंटरव्यू में रटे रटाए जवाब दिए। 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट। कोर्ट डाइंग डिक्लेरेशन को नहीं मानती, कोर्ट ने सच्चा सिंह की, कोर्ट ने राम रहीम के मामले में एक चिट्ठी के बेसिस पर 15 साल के बाद सजा सुनाई, और हनीप्रीत कहती है कि वो लड़कियां कहां हैं? गरीबों के बच्चे रहते हैं। अरे वाह, अरे वाह, वो गरीब लड़कियों की, उन गरीब दोनों लड़कियों की इज्जत नहीं थी क्योंकि वो आपके घर के अमीर घर की बेटियां नहीं थी। इसलिए अजय गौतम, क्योंकि वो आपके घर की बेटियां नहीं थी, उनकी लड़ाई नहीं। आप कैसे, आप सीबीआई कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह,
भूपेंद्र सिंह, आप क्योंकि डेरे में काम कर चुके, मैं आपसे जानना चाहता हूं। अजय गौतम कह रहे हैं लाखों गरीब बच्चे के परिवारों को बेसहारा कर दिया इस कोर्ट के बाद, केस के बाद। मैंने कहा उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया, सबके ऊपर स्टिग्मा लगा दिया। किसने कहा? सबके चरित्र का राम रहीम पे चरित्र पे लगा है, किसी लड़की पे नहीं लगा है। राम रहीम का चरित्र खराब है, राम रहीम बलात्कारी है, राम रहीम रेपिस्ट है। दुनिया ने देखा, कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने कहा। बोलिए जवाहर यादव को, बोलिए जवाहर यादव को, बोलिए जवाहर यादव को। हिम्मत नहीं है अजय गौतम, मसूद को पकड़ लिया। पंडित अजय गौतम, आपकी हिम्मत नहीं है जवाहर यादव से सवाल कर सकें। आप सवाल भी कर रहे हो और जवाहर यादव को बचा भी रहे हैं। आप 2 लाइन ले रहे हैं, आप 2 लाइन ले रहे हैं। यादव ने जो किया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो किया। भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, जो बलात्कारी राम रहीम है उसके पास 20 एक, अरे बात सुनिए एक मिनट, जो बलात्कारी राम रहीम है उसके पास 20 एकड़ जमीन थी जिसकी 5-6 लाख रुपए इनकम थी। आज उसके पास करोड़ों रुपया कहां से आया? वो लोगों का पैसा है। उसके पास करोड़ों की गाड़ियां कहां से आई? वो लोगों की है। उसके पास जो साधु जो लड़कियां थी उनके साथ उसने बलात्कार किए। उसने क्या नहीं किया? उसने फिल्में बनाई, उसमें उसने डांस वगैरह किया, मेरा सिस्टम हिल गया, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। वो कहां का संत है? अरे उसको कौन कह रहा है भाई? मुझे ये बताओ ना, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो, क्या डेरे में जितनी लड़कियां पढ़ती हैं, क्या आश्रम में जितनी लड़कियां रहती हैं, क्या सबके चरित्र पर आप उंगली? मेरा सवाल ये है कि उनका कैरेक्टर नहीं। अजय गौतम, आप गलत ट्वीट कर रहे हैं, आप गलत ट्वीट। अजय गौतम उन बच्चियों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अगर कोई कैरेक्टर लेस है तो वो राम रहीम है, और इस मदद जो कर रहे थे वो तमाम लोग, वो राम रहीम है। देश की आजादी के रणवीर जी जवाब दीजिए, बताइए, देश के टुकड़े की रणवीर जी जवाब दीजिए। देश द्रोही लगा, मुहर्रम के दिन 10 जिले जला दिए, इसी को देश द्रोही लगा। जवाहर यादव, आपके लोग पार्शलिटी कर रहे हैं। हनीप्रीत जैसी मासूम, इनोसेंट और बेकसूर लड़की पर आपने देशद्रोह का मुकदमा लगाया। अजय गौतम को जवाब दीजिए। जवाहर यादव, जवाहर यादव जवाब दीजिए। पंडित अजय गौतम का सवाल है आपसे सीधा। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। हमारे लिए हनीप्रीत अभी इनोसेंट नहीं है, हमारे लिए वो आज आरोपी है, उससे इन्वेस्टिगेशन जारी है। तथ्यों के साथ हम माननीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद माननीय न्यायालय तय करेंगे कि वो आरोपी है, अपराधी है, नहीं है। हमारे पास तथ्य है, उन तथ्यों के साथ हम माननीय न्यायालय के समक्ष ये पूरा विषय लेके जाएंगे। आज वो हरियाणा सरकार की आरोपी है तो मतलब आरोपी है। अजय गौतम आरोपी है, दोषी नहीं है। हम सब भी आरोपी कह रहे हैं, हम भी आरोपी कह रहे हैं। कोर्ट का मानना ये है, 25 अगस्त तक राम रहीम को सब आरोपी बोल रहे थे। 25 अगस्त के बाद राम रहीम बलात्कारी हुआ। जब कोर्ट ने कहा, पंकज भारद्वाज, मैं आपका रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा, इसके पहले ब्रेक पे जाऊं। पंकज भारद्वाज, 38 दिन के अंदर क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश नहीं की गई होगी? क्या ये हरियाणा पुलिस के तारीफ का दिन है या हरियाणा पुलिस को आईना दिखाने का दिन है? पंकज जी देखिए, बड़ा साफ है सुमित भाई कि जिस तरीके से रस्मी तरीके से वो पहले गायब हो गई, लुकआउट नोटिस निकल आया और उसके बाद अरेस्ट से पहले वो सभी को इंटरव्यू दे रही है और जस्टिफाई कर रही है और रो रही है। ये तो बिल्कुल साफ ही चोली दामन का साथ लग रहा है। इन्होंने खुद ही, मुझे लगता है, उसको पेश किया है। आप ये देखिए कि जो सरकार या जो पुलिस एसआईटी के बावजूद भी हर जगह जा रही थी, नेपाल तक घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे उसको, और वो जीरकपुर में मिली है। और वो उससे पहले, मिलने से पहले उसने इंटरव्यू दी है अपनी, एक नहीं कई चैनलों को। तो इससे क्या लगता है आपको? क्या लगता है कि इनको लुकआउट नोटिस के बाद तो इवन जो रिपोर्टर साहब जिन्होंने ये रिपोर्टिंग करी है उनको भी पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मुद्दा ये है कि ये बिना किसी सरकार के या कोई ऐसी पीछे शख्सियत के अगर साथ ना हो तो वो नहीं, बाहर नहीं आ सकता आदमी। दूसरी बात यह है कि जिस तरह का वो दावा हनीप्रीत कर रही थी, एक तरफ तो कह रही मैं डिप्रेशन में चली गई थी और वो डिप्रेशन के बाद आज ही आके उसने जो सारे खुलासे करे हैं, बिल्कुल, और वो कहती है कि मुझे पता ही कुछ नहीं था, मैंने तो आज तक चींटी नहीं मारी। तो ये कैसे हो सकता है जिसने कभी चींटी ना मारी हो, एक 38 दिन के बाद अचानक एक रिपोर्टर को फोन करती है और वहां जाके पहले रिपोर्टिंग करती है और उसके बाद जाके पुलिस आती है और पुलिस तो जैसे मेहमान की तरह पुलिस आई और उसको ले गई। शिवानी भटनागर मर्डर केस याद है आपको?
उसके अंदर एक आईपीएस एक्यूज था, कितने महीने बाहर रहा था, यही बता दीजिए। नहीं, मैं जानता हूँ, मैं मर्डर केस में जो नहीं सर, बताइए कितने हरियाणा गवर्नमेंट थी, मैं उनको भी जानता हूँ, हरियाणा सरकार इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। शिवाजी भटनागर केस में कितने महीने वो आईपीएस में रहा था, मैं इसमें सवाल राम रहीम का चरित्र खराब है, राम रहीम बलात्कारी है, राम रहीम रेपिस्ट है, दुनिया ने देखा, कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने कहा। अजय गौतम उन बच्चियों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अगर कोई कैरेक्टर लेस है तो वो राम रहीम है, और इस मदद जो कर रहे थे वो तमाम लोग, वो राम रहीम है। देश की आजादी के रणवीर जी जवाब दीजिए, बताइए, देश के टुकड़े की रणवीर जी जवाब दीजिए। देश होने लगा, मुहर्रम के दिन 10 जिले जला दिए, इसी में देश होने लगा, उस लड़की को देश जवाब। अजय गौतम, आपने ब्रेक के पहले जो बातें कही मुझे उन पर सख्त आपत्ति है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात को या तो वापस लें, क्योंकि ये उचित नहीं हुआ। एक मिनट जवाब, ये उचित नहीं हुआ। आपने डेरे में काम करने वाली या उस डेरे में अपनी भक्ति से जाने वाली लड़कियों को आपने सबको कैरेक्टरलेस कह दिया। गौतम भाई, आपने कहा, अजय गौतम, आपने कहा, मुझे एक बात कही। गौतम भाई, एक मिनट का जवाब दे दूं मैं आपको। आप जो डेरे की बात कह रहे हैं कि लड़कियों की, यहाँ पे मामला सिर्फ ये आया है कि उसके पति जो है विश्वास ने, एक्स पति है, उसने अब हनीप्रीत के ऊपर इल्जाम लगाया है कि वो कैरेक्टरलेस है, लेकिन ना तो मीडिया की तरफ से ना पुलिस की तरफ से ऐसे। एक मिनट, पूरी बात नहीं, उसमें डेरा की बच्चियों का कहीं कोई सवाल नहीं। मैं दो बात एक मिनट, मैं पूरी बात कर दूं, 2013 में आशा, अब बात करने दीजिए ना, अब आप सवाल मेरे से जवाब भी आप दे दीजिए। गलत लगा रहे हैं आप क्या गलत लगा रहे हो? अजय जी, कहीं पे भी लड़कियों की बात नहीं आई। अजय जी, अगर हनीप्रीत, जिसकी आप तरफ से वकालत कर रहे हैं कि वो मासूम है, बेकसूर है, मैंने नहीं कहा, आपने कहा, आपने जवाहर यादव से सवाल पूछा सर, कि आपने उस पे इल्जाम लगा दिया देशद्रोह का। मुझे 10 सेकंड भी इंटरप्ट नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा जो हूं, हनीप्रीत ये कह रही है कि वो डिप्रेशन में थी, सुन तो लीजिए, वो हनीप्रीत 38 दिन तक कानून से भागती रहती है, वो हनीप्रीत डिप्रेशन में दिल्ली में आकर वकील से मिलती है, अपने कागजों में साइन करती है, और वो ये कह रही है कि मुझे कुछ पता नहीं था। ये डिप्रेशन नहीं है, ये चालाकी है। 2013, अरे हो गया ना आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही, शर्मा जी सुन तो लीजिए, तभी वो अरे सुन लीजिए, अभी एक्सपोज हो जाएंगे आप। पत्रकारों के आंखों में, पत्थरों के आंखों में पट्टियां बांध के आप बोलिए, जितने अखबार वाले थे उनको आंखों में आपकी बात जायज है। जवाब सुनते, जवाब 2013 में आशाराम जी का इंसिडेंट उठा। जब 2013 में इंसिडेंट उठा तो उनके आश्रम में जो लोग रहते थे, खासतौर से महिलाएं, उनके गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते थे, खासतौर से लड़कियां, सबको लेके एक ऐसा माहौल बन गया कि एक स्टिग्मा लग गया उनके ऊपर कि पता नहीं ये लोग भी कहीं उसी दौर से तो नहीं गुजरे। अब सुन लीजिए, मैं बात यही सोच को बदलना है, मैं यही कह रहा हूं सर कि अगर यही राम रहीम ने कुछ भी गलत किया, वो आज जेल के पीछे है, लेकिन उसकी आड़ में ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन चल रहा है सबका, आप मुझे बताइए, मुझे बताइए, सर मुझे बताइए, आप मुझे एक एग्जांपल बताइए। वहां पर ये में गुफाएं थी, वो हर लड़की के साथ ये हुआ। अरे सर सोचिए, गरीबों के बच्चों की उनकी शादियां गौतम जी कर रहे हैं, बच्चों का तर्स खाइए। अजय गौतम, शोभा ओझा, प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। शोभा ओझा, ये आपकी दिमाग की उपज है और किसी की नहीं। आपको अजमेर कांड भी याद नहीं होगा कि जब अजमेर के अंदर क्या हुआ था, 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों ने सुसाइड करी थी, वो भी याद नहीं होगा अजय गौतम, भूल जाता आपको हनीप्रीत की बात भटकने में आनंद आता है। जब वहां के चिश्तियों ने हिंदू लड़कियों का कितनी हिंदू लड़कियों ने वहां पर सुसाइड किया। शोभा ओझा, आपकी गंदी सोच है। एक मिनट भूपेंद्र सिंह, मैं आपको डिबेट में लाना चाहूंगा। भूपेंद्र सिंह, मैं ये जानना चाहता हूं, जो बात अजय गौतम बार बार कह रहे हैं,
एक भी एग्जाम्पल 25 अगस्त से लेके आज हम 3 अक्टूबर को बैठे हुए हैं, किसी भी मीडिया ने, मैं सबके बिहार पे बात कर रहा हूं, अखबार हो, वेबसाइट हो, चैनल हो, कोई भी, लोकल हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, किसी ने भी किसी भी साध्वी का चेहरा दिखाया, किसी भी साध्वी का नाम बताया कि उसके साथ डेरे में क्या किस तरह की घटनाएं घटी, जबकि तमाम इंटरव्यूज छपे। आज अजय गौतम साहब यहां बैठकर भड़का रहे हैं कि उन लड़कियों का कैरेक्टर असैसिनेशन मीडिया ने किया, जबकि राम रहीम क्या करता था इनको बताइए आप, क्योंकि भूपेंद्र सिंह वहां रह चुके हैं। मेरी वस्ती जी बात सुनिए, हजारों लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हमारे पास आई है भी हमारे से जे कुछ हुआ, उनके घर वाले उनको रोक रहे हैं अभी भी, क्योंकि जे इनके लोग, इनके गुंडागर्द अभी लोग हैं जो करवानी बैंक है, हमें धमकी आई, उन लोगों को धमकियां दे रहे हैं। काफी लड़कियां ऐसी है और टीवी पे आना चाहती है, मीडिया के सामने आना चाहती है, अरे हमारे पर उनके घर वालों को धमकाया जा रहा है, करवानी बैंक से डराया जा रहा है। और मैं मैं जे पूछता हूँ 25 तारीख को हनीप्रीत डेरा में जाती है, 2 दिन डेरा में रुकी और उसने वहां से सारे हमारे प्रशासन की कमजोरी की वजह से रणवीर सिंह जी जहां डेरे ऐसे नहीं, लगातार मत बोलिए, नहीं एक मत बोलिए, एक की आवाज भी नहीं जाती। पंकज जी कह रहा है कि ये चीज क्यों हुई, ये डेरे इस तरह से क्यों पनपे, इन पे नाजायज हथियार क्यों आए, इन डेरों के अंदर ये हालात क्यों पैदा, क्या सरकारें जिम्मेवार नहीं है, क्या प्रशासन जिम्मेवार नहीं है, हमें उनकी चेकिंग नहीं करनी चाहिए थी। चौटाला की पार्टी हो या जवाहर यादव की पार्टी हो, हर पार्टी ने डेरा सच्चा सौदा को आगे बढ़ाया। सरकार की पूरी जिम्मेवारी है, प्रशासन की जिम्मेवारी है, डेरों की लगातार चेकिंग की जिम्मेवारी है। पंकज जी, ये जो तर्क है जो अजय गौतम साहब दे रहे हैं हनीप्रीत के बचाव में, क्या ये गले उतरते हैं? मुझे समझ नहीं आती, आपके चैनल पे लोग मुद्दे से भटक हो जाते हैं, क्योंकि बात कभी वो जेनोसाइड की तरफ ले जाते हैं, कभी ये नया मुद्दा शुरू कर दिया है। ये मुद्दा आज की डेट में ये है कि सरकार, जो आपका मेन सवाल भी है कि सरकार क्या उसका साथ दे रही है कि नहीं दे रही, क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। पहले भी सरकार उसके साथ थी, आज भी सरकार जिस तरीके से उसको पेश किया है और जिस हमदर्दी के साथ उसको पेश किया है, और एक तरफ वो उसके सारे बयान उल्टे पुल्टे हैं। एक तरफ वो कहती है कि मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कुछ इतने दिन। बिल्कुल। दूसरी तरफ वो ये कह रही है कि ये जो कोर्ट में जो भी कुछ हुआ, हम तो बड़ी खुशी 200 बंदे लेके आए थे, ये 200 गाड़ियां लेके आए थे, जैसे हमें पता था कि हमने जाना ही जाना है। उसके बाद सरकार ने हेलीकॉप्टर भी मुहैया कराया, उसको वहां पे एक जगह पे छोड़ भी दिया। ये क्या हो रहा है? और आपके चैनल पे जो लोग बैठे होते हैं उनको कम से कम मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज इस डिबेट का फायदा ही कोई नहीं है। जवाहर यादव, आपका सवाल क्लियर है। जवाहर यादव, पंकज भारद्वाज, अजय गौतम, प्लीज एक मिनट, भूपेंद्र जी एक मिनट, भूपेंद्र जी एक मिनट, हम तो एक चीज जानना चाहते हैं जवाहर यादव, इस बात का जवाब दीजिए। और मैं ये क्लियर कर दूं कि भले आपने आईजी शर्मा को ये बोल दिया कि किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, पंकज भारद्वाज किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं, और वो आपकी सरकार के कैरेक्टर पर, सरकार की नीयत पर इस पूरे कांड में सवाल खड़े कर रहे हैं, और वहीं हरियाणा में रहते हैं। उत्तर देता हूं। एक तो मैंने आईजी साहब के बारे में जो कहा था वो तथ्यों के साथ का, गलत नहीं कहा। पूर्व आईजी है, वर्तमान में राजनीति करते हैं, इसलिए उसमें कोई गलत नहीं है। जहां तक अब आपने वकील से संबंधित पर्सन पूछा, आज वो वकील होते ये कह रहे हैं कि हनीप्रीत लगातार बयान बदल रही थी। अरे ये तो कोर्ट का विषय, कोर्ट में डिसाइड होगा। हम क्या चैनल पर बैठ के तय करेंगे कि हनीप्रीत का कौन सा बयान सही है, कौन सा नहीं है? तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है। दूसरा, मेरा उत्तर सुन लीजिए। देखिए आप सुनिए पहले सुमित जी, मेरा उत्तर सुनिए, पहले मेरा उत्तर सुनिए, अजय गौतम, पहले मेरा उत्तर सुन लीजिए, मेरा उत्तर सुनिएगा, पहले मुझे बोलने दीजिए। मैं डिबेट मुद्दे से बात कर, आप भी मुझे नहीं बोले। मैं डिबेट खत्म कर दूंगा। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, और आज के बाद अगर आप लोग दोबारा बात करेंगे तो मेरे डिबेट में आने की जरूरत नहीं है। एक बार में एक आदमी बोले, भाई 4 आदमी एक साथ बोलते हैं, किसी की आवाज नहीं आती है। नतीजा
एसएमएस पोल में ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हनीप्रीत ड्रामा कर रही है और ट्विटर पोल में ज्यादातर लोग उल्टा बोल रहे हैं कि हनीप्रीत ड्रामा नहीं कर रही है। नतीजा आपके सामने है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डेरा के लोग, डेरा के प्रवक्ता इस बात का दावा करते रहे हैं कि हमारे बहुत बड़ी संख्या में ट्विटर पे फॉलोअर हैं और हम कुछ भी चीज ट्रेंड करा सकते हैं। तो ये ट्विटर के नतीजे कितने जेन्युइन है, हमको इस पर शक है। हम इसको शक की नजर देखते हैं, लेकिन हमने नतीजे जरूर आपके सामने रखे और आपको तय करना है। शुक्रिया तमाम मेहमानों का।